नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, अर्ज है और कि सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों, मित्रों और ग्रुप में शेयर कर सकें, वर्किंग ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और इसे हम सब तक पहुंचाने की कवायद रखते हैं। आज की परिचर्चा जो है बरेली में और संभल में जो बवाल हुआ, आइला मोहम्मद के नाम से कुछ लोगों ने एक जमावड़ा किया जिस पे पुलिस की कार्रवाई हुई। ग्राउंड रिपोर्ट उसकी क्या है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बरेली में जहां बवाल हुआ वहां आसपास 390 मस्जिदें हैं। बच्चों को आगे किया गया, 40,000 लोगों को जुटाकर दंगे का प्लान था, ऐसा आधिकारिक बयान आता है। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद ये विवाद शुरू हुआ है। 4 जगह पुलिस ने पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस का दावा है घटनास्थल से तमंचा, कारतूस, पेट्रोल बोतलें, लाठी डंडे, ईंट पत्थर भी मिले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि बवाल में ज्यादातर नौजवान लड़के शामिल थे। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ इकट्ठा की गई थी। बरेली में बवाल की शुरुआत कैसे हुई, माहौल भड़काने में किसकी भूमिका रही, ऐन वक्त पर भीड़ क्यों बेकाबू हुई, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ तमकीन फयाज साहब रामपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है फयाज साहब आपका। और मेरी आपसे भी थोड़ी जी, देर पहले शुक्रिया बात बहुत हुई बहुत। और जी जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये मामला सारा शुरू कहां से हुआ। डीआईजी जो वहां के हैं वो तो ये कहते हैं कि बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी ने ये बताया कि कानपुर की घटना को लेकर हमारे पास बरेली में 7 दिन से बवाल का इनपुट था। तो उनका ये मानना है कि कानपुर से जो ये मौजू उठा, उसके बाद मौलाना तौकीर रजा के संपर्क में वो थे। हमने उनसे कहा कि हम घर के गेट पर आके आपसे ज्ञापन ले लेंगे, पर उनका मकसद बवाल करना था। 5 थाना क्षेत्रों में करीब 390 मस्जिदें हैं। 100 लोग भी एक मस्जिद से आते तो 40,000 लोग जो हैं वहां इस्माइलिया ग्राउंड पर इकट्ठा हो सकते थे और बवाल मच सकता था, जिसके बाद इस भीड़ से दंगा जैसा कुछ भी करा पाने की कवायद थी। आपका क्या कहना है, डीआईजी साहब का जो आधिकारिक बयान है, क्या ये ओवररीच है या वाकई कुछ ऐसा प्लान था? अ, शुक्रिया बहुत बहुत सिंह साहब। देखिए, ये बड़ा एक ऐसा इशू है जो कि अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसके दो अलग अलग एंगल्स हैं। इसको समझने के लिए कि आखिर ये कंट्रोवर्सी जिसको कहा जा रहा है क्यों हो रही है, कहाँ से निकली है। देखिए, आई लव मोहम्मद, ये इसका कहीं भी किसी भी रिलीजियस बुक में या किसी तरीके से कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लामिक स्टडीज में किसी जगह आई लव मोहम्मद का कहीं जिक्र नहीं। ये अलग बात है कि मोहम्मद साहब जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना उनका नाम भी नहीं ले सकते। दैट मीन्स पीस बी अपॉन हिम। और उसको एक खिलवाड़ की तरह आई लव मोहम्मद, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल, जो एक देखिए आप देखते हैं आज चीज कार्ड्स और ये वो सब, एक जिससे सेंटिमेंट्स का कमर्शियलाइजेशन हो गया। आपने देखा कि एक बड़ा बिजनेस कार्ड्स का बन गया। व्हाट्सएप पे जिस तरीके से स्लोगन्स आ रहे और रील्स बन रही है, उसी तरीके से उसी मैकेनिज्म में कह सकते हैं कि एक उपज है उसकी। आपने जगह जगह देखा होगा आई लव रामपुर, आई लव दिल्ली, आई लव किसी अपने रेस्टोरेंट है तो उसका लिख देते हैं। जो भी प्लेस है उसका लिखते हैं। उसी एक कंटिन्यूटी में किसी बंदे ने इस चीज को शुरू किया। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बेअदबी है, जिस तरीके से नाम उसमें दिया गया है। और एक जो बिल्कुल क्लियरली उसमें हमारे यहाँ ये कहा जाता है, बल्कि रिलीजियंस में ये कहा गया कि किसी को भी आंख बंद करके आप फॉलो नहीं करें। खास करके जो जीव्स एंड क्रिश्चियंस हैं, उनकी जो ट्रेडिशन है, आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ना कि आप एक ऐसे चीज को लेके चल पड़े। अब कहाँ से शुरू हुई? कानपुर से शुरू हुई। वहां पे ये बैनर लगाया गया। बैनर लगने के बाद वो बैनर सॉरी वो बैनर कहीं भी किसी चर्चा का विषय नहीं बन सकता था। लेकिन चर्चा कहाँ से शुरू होती है कि जब उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। देखिए, कुछ हिंदू संगठन उसका विरोध करते हैं। तो विरोध एक ऐसी चीज का जिसमें किसी को अपमानित नहीं किया गया, किसी को बुरा नहीं कहा गया, किसी को कमतर नहीं कहा गया, बल्कि कुछ लोग जो अपने रिलीजन से
रिलेटेड एक अपनी प्रेज़ करते हैं या एक अपनी मोहब्बत का एक इज़हार कर रहे हैं, वो ठीक है, गलत है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन उसके ऊपर किसको एतराज़ हो सकता है? लेकिन हुआ, और उनके एतराज़ के बाद पुलिस ने उस पे कार्रवाई की। तो वहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखिए, ये क्या हम इस देश में अपने रिलीजन के एक ख़ास कहना चाहिए स्तंभ से हम अपने मोहब्बत का इज़हार भी नहीं कर सकते, तो क्या है? ये क्या लोकतंत्र के अंदर हमको इससे भी रोका जाएगा? और वहीं से कुछ लोगों ने इसको एक ऑर्गेनाइज़ वे में बढ़ाना शुरू करा कि हर जगह उस चीज़ को, सेंटिमेंट को उभारा गया। और देखिए, जहाँ तक अब आ जाइए आप बरेली पे। बरेली एक उसका मतलब, वैसे तो बहुत जगह इसके ऊपर कार्रवाई हुई, पुलिस की बहुत कड़ी कार्रवाई हुई। खुद उत्तराखंड में कई जगहों पर ऐसे घटनाक्रम हुए, लाठी चार्ज हुए, मैं समझता हूँ। लेकिन बरेली जो है वो इसकी एक कहना चाहिए एक लैब बना दिया गया। इसके ऊपर पूरा कह सकते हैं कि लैबोरेटरी है वहाँ पर, कि इस इश्यू को कैसे करके आगे को आपको, आपने जिस तरीके से देखा, वो एक नेशनल इश्यू बन गया। बात ठीक है कि अगर 20,000 40,000 लोग जमा होंगे, तो वो उनसे कुछ गलत भी हो सकता है। तो उसको रोकने की ज़िम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस अपना उसका अरेंजमेंट करती है, पुलिस ने अरेंजमेंट किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पहली बार 40,000 लोग इकट्ठे होने वाले थे? क्या इससे पहले किसी धार्मिक ऑकेज़न में क्या 40,000 लोग इकट्ठे नहीं होते? क्या उनका अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता? क्या वो ऐसे ज़्यादा मतलब जो अपने घरों से आए थे, एक अपनी इस राइट के क्लेम के लिए कि हम क्या मोहब्बत का इज़हार भी नहीं कर सकते, तो उनके साथ में आपने ट्रीटमेंट जो किया, उस ट्रीटमेंट पे भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाक़ई वो उतनी लाठियों के हकदार थे? क्या वाक़ई उनके ऊपर, अब देखिए, अब आ जाइए दूसरे इश्यू पे, कि वहाँ से जो इश्यू होता है, ये एक, मैं अभी तक जो बात कर रहा था, एक जनरल आदमी की बात कर रहा था। लेकिन जहाँ तक मौलाना तौकीर रज़ा खां की बात है, वो मौलाना हैं, लेकिन मौलाना के साथ-साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो आईएमसी चलाते हैं, उसके सर्वेसर्वा हैं। और वो पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व किया उन्होंने, और इस मुद्दे को उठाकर अपनी फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए, या अपनी एक, देखिए, 2027 आने से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं न कहीं मूवमेंट में आपको नज़र आएगी। और आप अगर पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखें, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी साहब ने भी उनकी पार्टी ने भी काफ़ी एक्टिवनेस बढ़ा दी है। खुद यहाँ जो यूपी के उनके अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज़ की, उनके ऊपर एफआईआर तक लिखी गई है। लेकिन जो आम मुसलमान है, यानी ग्राउंड से जुड़ा हुआ मुसलमान है, वो उन बातों की परवाह नहीं कर रहा। वो उन पे रिटेलिएट नहीं कर रहा, वो वहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से आज़म खान साहब को रिहा किया गया, उसमें डिले हुई, उसके बाद उसको इश्यू बनाया गया, और आगे भी जिस तरीके से उनके मूवमेंट को और उनकी पूरी एक तरीके से चीज़ों को जैसे हाइलाइट किया जा रहा है, बातें बताई जा रही हैं, तो कहीं न कहीं ये 2027 के मोहरे बिछाए जा रहे हैं, वो शतरंज की बिसात बीत चुकी है। उसी क्रम में तौकीर रज़ा खां का भी ये मूवमेंट था, वो पॉलिटिकल मूवमेंट ही भी कह सकते हैं। रिलीजियस तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कि ये कोई रिलीजियस से सीधा ताल्लुक था। दूसरी तरफ पुलिस की जो कार्रवाई है, जिस तरीके से आपने देखा, जितनी सख्ती बरती गई आम लोगों पर, उनको नज़रबंद किया गया, ठीक है। आपने तौकीर रज़ा खां को मतलब नज़रबंद कर दिया, उनके लोगों को। लेकिन अब उसके बाद जो कार्रवाई होती है आम जनता के ऊपर, वहाँ पे बिल्कुल पूरे-पूरे चांस हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है बरेली में, और दूसरी जगहों पर भी जहाँ-जहाँ लोगों मतलब दंगे के और आगजनी के और पथराव के किस्से हुए हैं, वहाँ पर उस जनता में जो 10,000, 20,000, 5,000 लोग होते हैं, जो कि एक रिलीजियस कॉल के ऊपर इकट्ठा होते हैं,
वो वहां पर कुछ लोग ऐसे जरूर शामिल होते हैं। अब वो कौन है ये तो देखिए पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस को ही जांच करना है और वही इसे सही फाइंड आउट कर सकती है। वो लोग वहां पर मिसक्रिएंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं पथराव भी करते हैं और उस माहौल को बिगाड़ देते हैं। और उसको बिगाड़ने के बाद जो उसका कहना चाहिए उसके शिकार होते हैं या उसके वो एक आम आदमी होता है, लाठियां वो खाते हैं, पिटते वो हैं। बाद में भी जो कार्रवाइयां होती हैं, जिस तरीके से धरपकड़ होती है, तो वो वीडियोस देखने के बाद आप देखें वो लड़के जो पथराव करते हैं वो ज्यादातर केसेस में वहां के लोकल होते ही नहीं है। वो कहाँ से आते हैं, कौन लोग होते हैं? ठीक है, वेशभूषा सेम होती है, नारेबाजी वही करते होते हैं, नारे लगवाते होते हैं, जनता को भड़काने के बाद एक बार पुलिस से क्लैश होता है और वो पतले रास्ते से निकल जाते हैं, उनका एस्केप हो जाता है। और उनके उनके चेहरे भी आम लोग जो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, मैंने कई जगह पे स्टडी किया। आपने अगर इससे पहले जो घटनाक्रम रहा संभल का, वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लड़के जो थे वो ऐसे ऐसे रुमाल बांधे हुए थे। क्यों? रुमाल बांधने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे थे और सेम एकदम। तो वो कौन लोग थे? क्या वो वहीं के लोग थे या बाहर से आए थे? ये एक बड़ा सवाल है और पुलिस को इसके ऊपर भी स्टडी करना चाहिए ताकि इस चीज का रिपीटेशन ना हो, ऐसे घटनाक्रम दोबारा ना हो। पहली बात तो ये कि इसमें जो लोग भी आए उन्होंने ये हंगामा किया और उसके बाद वहां पर जाहिर बात है जब पुलिस कार्रवाई होगी, लाठीचार्ज होगी, तो बड़ी तादाद में देखिए ये तो कह सकते हैं कि इत्मीनान की बात है कि बहुत ज्यादा लाइव्स का नुकसान नहीं हुआ लोगों के। वरना देखिए स्टैम्पेड में कितनी देर लगती है। आप देखें कितने मंदिरों में कितने जगह पर एक अच्छे कार्यक्रम होते हैं, सुकून के होते हैं, उसमें स्टैम्पेड हो जाता है, भगदड़ हो जाती है, लोग मर जाते हैं। तो ये एक ऐसे जहाँ लाठी चार्ज हो रहा हो वहां बहुत लोग मारे जा सकते थे, लेकिन किसी तरीके से एक अच्छी बात है, ये गुड साइन है कि वहां जानों का नुकसान नहीं हुआ। अब पुलिस कार्रवाई जो कर रही है वो अपनी जगह पे अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन हाँ ये जरूर देखा जा रहा है कि वो एज जो है वो इस तरीके से है कि वो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि हार्ड लाइन पे है, बहुत सख्ती के साथ उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी। आपने अभी जो ज़िक्र किया उसमें ये कहा उसे वही बात जो है डीआईजी साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आसपास के लड़के रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत तक से लड़के आए। तो ये तो आधिकारिक बयान है ही है उनका और ये वो इनपुट पुलिस के पास भी था। उसमें उनके जो मौलाना तौकीर रज़ा के प्रतिनिधि नदीम खान हैं, उनका नाम जो है इसमें शामिल बताया जाता है। हालाँकि आईएमसी नेताओं की बात करें तो 8 दिन में इनके 5 बयान आए हैं। तौकीर रज़ा का पहला बयान था कि हिंदूवादी संगठन माहौल खराब कर रहे हैं एक तरीके से। धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो गई है। दूसरी बात आईएमसी महासचिव ने इंस्पेक्टर से कहा कि मैं देख लूँगा, हाथ-पैर काट लूँगा, तो इस तरीके की बात एक अधिकारी से कहने का मतलब कि आप यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। और तीसरा उसमें विषय आया कि पुलिस ने प्रदर्शन रद्द कर का लेटर वायरल किया, उसे आईएमसी ने बता दिया फर्जी, कि मतलब पुलिस को ही फर्जी बता दिया कि पुलिस की जो इंक्वायरी है वो गलत है। और बवाल के एक दिन पहले तौकीर साहब बोले कि मेरा कार्यक्रम स्थगित नहीं है। 26 तारीख की सुबह ऐसा उनका बयान आता है जिससे अफरा-तफरी और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और आखिर में पुलिस हिरासत में दिया बयान, मैं जान देने को हूँ तैयार। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये एक तरीके से अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी ऑन रिलिजियस या आप कह लीजिए धार्मिक आधार पर एक जाति आधार पर एक पॉलिटिकल पार्टी को जन्म देने का किया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी साहब पिछले इलेक्शन के बाद ज्यादा वोट नहीं बटोर पाए तो कहीं वो वोट कटवा पार्टी साबित नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक से समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज है। पंचायत इलेक्शन भी आने वाले हैं 2027 से पहले। और उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को वोट चोरी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, फॉर्म 6 फॉर्म 7 पर नजर रखने को बनाने को बोल रहे हैं और वोटर लिस्ट की छानबीन करने को बोल रहे हैं। तो आपने देखा 10 विधानसभा चुनाव से पहले भी जो हुए उसमें एक ही समुदाय के लोगों को वोट डालने की आजादी नहीं थी, बैरियर लगाए गए, बूथ पे जाने से रोका गया। तो क्या ये नया नॉर्मल है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुद्दे हैं, आपके विकास का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, और कई चीजें, इंडस्ट्री का मुद्दा है, एमएसएमईज का मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये फिर से एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है,
जिसमें तौकीर रजा एक मोहरे साबित हो रहे हैं? सीधा सीधा सवाल। जी बिल्कुल, आपका सवाल सीधा है और जवाब भी सीधा है इसका कि ध्रुवीकरण के बिना 27 नहीं आने वाला। 27 की जो मैंने अभी एक शब्द कहा था कि शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, मोहरों की चालें चली जा रही हैं, वो मोहरे कौन कहाँ पर फिट बैठेगा, किसको कहाँ एक घर बढ़ाना है, कौन ढाई घर की चाल चलेगा। अब सारा घटनाक्रम अभी से तैयार हो रहा है। आप देखिए कि जो बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है देखिए कि क्या जंग आज़ादी में मुसलमानों की लीडरशिप जो थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या बड़े-बड़े अभियान नहीं चलाए? फिर आखिर आज क्यों मुस्लिम्स जो है विदाउट लीडर्स हैं? आज क्यों वो एक मौलानाओं की कॉल पर, आज क्यों एक रिलीजियस जो कहना चाहिए मौलाना हैं या इमाम हैं, उनको ये आवश्यकता पड़ रही है कि वो कॉल दें और वो कॉल देते हैं। यहाँ रामपुर में भी सेम घटना हुई है, वही बरेली में हुई है, वही रिपीटेशन संभल में हुआ है कि कॉल दी गई मस्जिद से, कॉल दी गई इमामों से, लेकिन उसके बाद कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं। जिस भीड़ को आपने बुला लिया, जिस भीड़ को आपने प्रोटेस्ट के लिए बुलाया है, उसको गाइड करने वाला कौन है? कहाँ गई वो लीडरशिप जो मुसलमानों के नाम पे वोट भी लेते हैं, पार्टियों को वोट दिलवाते हैं, अपनी पार्टियां बनाते हैं, लेकिन वो उन कार्यकर्ताओं को कह लें या उन लोगों को कह लें कि जो इमामों ने, मौलानाओं ने कॉल करके बुलाया, उनको कंट्रोल करने वाला कहाँ होता है कोई? तो ना ही कोई कहना चाहिए प्लान होता है, ना कोई चीज होती है। रामपुर में भी यही हुआ था। यहाँ पर एनआरसी के इशू के ऊपर जो है प्रोटेस्ट कॉल किया गया कि सब लोग ईदगाह में जमा हो, और उस कॉल को बीच में विड्रॉ किया गया एक दिन पहले। उसकी सूचना नहीं पहुंची। आसपास से जब लोग इकट्ठा हुए तो सारे जो मौलाना थे या कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने ये कहा कि हमें पुलिस ने नजरबंद कर दिया घर में, हम नहीं निकल सकते। एक एक पुलिस वाला अगर चला गया तो वो हाथ बांध के खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बस यही मान ली कि अब इसके आगे हमें कुछ नहीं, और जनता भीड़ की शक्ल में चल दी ईदगाह की तरफ। उसको जब रास्ते में पुलिस बैरिकेटिंग हुई, रोका गया, वहीं पे वो लोग आए जिनका मैं कह रहा था सो कॉल्ड मिस्क्रिएंट्स। कहाँ से आए थे वो लोग, कौन लोग थे? उन्होंने पथराव किया, पुलिस पे अटैक किया, उसके बाद में क्लैश हुआ, एक बच्चे की जान गई पुलिस फायरिंग में। कौन है उसका जिम्मेदार? कहाँ है लीडरशिप? तो आप ये देखिए, एक यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कॉकटेल बनती है बरेली में। यानी वो मौलाना भी हैं, वो पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और जहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है उसकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। वहां पर तो कुछ भी चाहिए अपने फायदे के लिए, कुछ भी कर सकते हैं वो, और वही हुआ। आज जिस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की गई, ये बात ठीक है कि पोलराइजेशन हो रहा है। कुछ लोग इस बात से भी खुश हैं कि भाई ठीक है, मौलाना तौकीर रजा जो है, ये जो स्टेटमेंट दिया करते थे, बेलगाम थे, कोई उनसे पूछने वाला नहीं था, और इनको कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए घबराता था। योगी जी ने देखिए कितनी कड़ी कार्रवाई कर दी, योगी पुलिस ने ये किया वो किया, उसको लेकर बहुत लोग खुश हैं, और बहुत लोग उसको लेकर जो है वो ये समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, वहीं से पोलराइजेशन होना है। लेकिन वो मौलाना तौकीर रजा साहब का कल कैरियर क्या होगा? क्या वो भी इस तरीके के घटनाक्रम के बाद जब जेल से निकलेंगे तो वो भी फायदा उठाएंगे, या फिर क्या आगे उन लोगों का क्या होगा जो एक बड़ी तादाद में, देखिए लगभग 2 से 2,500 लोग अज्ञात हैं जिनको घरों से उठाया जाएगा वीडियो के आधार पर, और वो लोग वहां मौजूद थे, उनकी एविडेंस है मौजूदगी की, लेकिन क्या वो हमलावर थे या नहीं थे, ये नहीं कोई कह सकता। उनको उठाया जाएगा, पुलिस अपनी जगह ठीक होगी क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस है, उनके खिलाफ केसेस हैं। अगर कोई बच्चा, जैसे आपने बताया ज्यादा तादाद युवाओं की है जो स्टूडेंट्स हैं, सारा करियर खराब हो जाएगा उसका। वो अपने कल को ना तो कोई अच्छे एग्जाम में ना आईएएस बन सकता है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, ना किसी और जगह पे वो अप्लाई कर सकता है। क्यों?
क्योंकि वो एक क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर लग चुके होंगे। तो ये एक पूरी जो एक कहना चाहिए घटनाक्रम है, उससे जो सफर करने वाले लोग हैं, बड़ी तादाद में कम्युनिटी के लोग हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो एक मोहरा भर है पॉलिटिक्स का, आपका एक मूवमेंट बनाने के लिए कि भाई ठीक है, हमें जो है वो एक ऐसा माहौल बना के खड़ा करना है जिससे नफरतें बढ़े, जिससे लोगों में ये शिकायतें हों कि भाई देखिए मुस्लिम्स ऐसे हैं, मोहम्मडन्स ऐसे हैं, इनको कुछ नहीं है, इन्हें हंगामा ही करना है। ये क्रिएट किया जा रहा है, एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग सफर कर रहे हैं। और देखिए नुकसान इसमें सामने से आप देखिए उन लोगों का है जिन्होंने मौलाना तौकीर रजा जो है उनको सपोर्ट किया, जैसे आपने अभी उनका नाम लिया कि भाई ये मैसेजेस चलाते थे, या कुछ लोगों ने उन्हें अपने घर में या मकान होटल में उनको रखा। आज उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो जी उस इंसिडेंट से पहले जब ये घटनाक्रम हुआ, मैं मानता हूं कि अगर तौकीर रजा साहब ने कोई गलत बात की और कानून के खिलाफ उन्होंने कुछ किया और उस पर कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है तो एक अलग बात है, लेकिन क्या वो एक टेररिस्ट है? क्या उनकी ग्रेविटी ऑफ क्राइम इतना ज्यादा है कि उनके, अगर किसी ने कल तक उनका जो एक ऑनर था, उनकी एक जो इज्जत थी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के हेड होने की वजह से हो या एक बड़े एक श्राइन से जुड़े हुए होने की वजह से हो, एक अच्छे मतलब बरेली की एक पूरी कम्युनिटी के तरफ से उनका जो एक ऑनर था, वो उस ऑनर के चलते आपने मैंने किसी ने अगर उनको घर पे बैठा लिया, उनकी सेवा कर ली, तो क्या वो भी उतना ही कल्परेट है उस हंगामे का जो वहां हुआ? तो ये एक बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन इनका अल्टीमेटली हल जो है वो यही है कि जहां रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कंबाइन होगी, वहां पर मिसयूज होगा धर्म का, और पॉलिटिक्स जो है वो गेनर होगा। पॉलिटिकल बंदा जो होगा उसको अल्टीमेट गेन होगा, चाहे भले ही आपको नजर आए कि उसको पिटाई हो गई, जेल चला गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, लेकिन वो अल्टीमेटली गेनर वही है। लूजर कौन है? वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जो बहकावे में आकर वहां जाकर वो एक रिलीजन सेंटिमेंट उनका लाया गया और उनको ले जाके वहां छोड़ दिया गया बिना किसी सोच के कि तुमको आगे करना क्या है। बुलाया तो एक मैदान में था, रामपुर में बुलाया था, ईदगाह में, बरेली में आपने अभी बताया कि भाई इनको उस जगह पे बुलाया, 40-50 हजार लोग हो जाते तो क्या होता? सही बात है, 1 लाख भी होते तो कुछ नहीं होता। अगर उनको प्रॉपर एक प्रोग्राम दिया गया होता, अगर उनको कोई कंट्रोल करने वाला होता, कोई सिस्टम होता, कोई लीडर होता, कुछ नहीं होता। 1 लाख हो 2 लाख हो कुछ नहीं है। बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, बड़े बड़ी धार्मिक सभाएं होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती अप्रिय घटना हो। लेकिन जब कोई देखने वाला ही नहीं है, जस्ट कॉल कर दी, बुला लिया, बुला के भूल गए। अब जनता है, उसको पता ही नहीं हम आए क्यों थे और अब आगे क्या करना है। फिर ठीक है, एक जगह पता है उस मैदान तक जाना है, वहां जाने से पहले जब पुलिस रोक रही है वहीं पर उनको ये लग रहा है कि अब क्या करें, वही क्लैश हो गया। जी जी तो जी इसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो कॉल्स ऐसी करते हैं बिना पूरे अरेंजमेंट के। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रशासन ने अब तक 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर ली है। ये वही संपत्तियां हैं जो आपने जिक्र किया, तौकीर रजा के रिश्तेदारों, मददगारों और शरण देने वालों की हैं। पुलिस ने सबसे पहले तौकीर रजा के शरण देने वाले फरत के होटल स्काई लार्क को सील कर दिया। उसके बाद फरत के रिश्तेदार आरिफ का लॉन और होटल भी सील कर दिया। कल पुलिस ने 1000 वर्ग मीटर में बने हाजी शराफत खान के हमसफर मैरिज हॉल को भी सील कर दिया। तौकीर के रिश्तेदार के यहाँ मंगलवार को बुलडोजर भी चला। समाजवादी पार्टी के पार्षद उमान रजा के गैराज को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो पुलिस का अतिक्रमण है या बुलडोजर जस्टिस है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की रोक भी है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, बुलडोजर चलाकर। एक नेचुरल जस्टिस की जगह एक बुलडोजर जस्टिस जो है वो भी लोगों को आक्रोशित करता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपने 40,000 लोगों को जमा करना था और आपने मैसेजेस अपने सोशल मीडिया पे डाल दिए थे, चाहे वो फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, तो आप वहां के डीसीपी या डीआईजी को इन्फॉर्म कर देते। आप इन्फॉर्म कर देते कि हम एक ऐसा
प्रोग्राम करने वाले हैं जो पीसफुल होगा और उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो फिर उसकी परमिशन लेते तो आप उसको ईदगाह में कर सकते थे, पर आपने परमिशन नहीं ली, आपने लोगों को उकसा दिया और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता था कि उसको उनको जाना कहाँ है, उसके बाद करना कहाँ है। तो बिल्कुल सही बात है, ये आयोजकों का एक समझिए कि आपने बारूद में तीली दे दी, तो ज़ाहिर सा तौर पर तो बम तो फटेगा ही। तो जो भी इस तरीके के उलेमा के लोग हैं या जो भी इस तरीके के लीडर्स हैं, जो अपनी जमात के लीडरशिप अपने आप को डिफाइन करते हैं, उनको देश के कानून को समझना चाहिए और सरकार को भी ये समझना चाहिए कि आप जितना अतिक्रमण करेंगे, उतना आक्रोश बढ़ेगा। दोनों तरफ से गलतियां हैं और दोनों तरफ से इसका समाधान होना चाहिए। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए तमकीन फयाज साहब, रामपुर से आप जुड़े हमारे साथ, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।